हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धार्थ पाठक है। मैंने यूपीपीएससी 2019 की एग्ज़ाम में पूरे प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया है और मेरा डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे चयन हुआ है। आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने कुछ एक्सपीरियंसेस और अपनी कुछ स्ट्रैटेजी आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना एक ब्रीफ बैकग्राउंड देना चाहूँगा। मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट में फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट पे कार्यरत थे। उनका 2018 में एक मेट्रो दुर्घटना में निधन हो गया था। मेरी माताजी अभी उत्तर प्रदेश वन विभाग में कार्यरत हैं और मेरी एक बहन है जो केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका के पद पे कार्यरत हैं। अगर मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरी कक्षा 1 से क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की एजुकेशन सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है। उसके बाद 9 से लेकर 12 तक की एजुकेशन मेरी बनारस में ही सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल से हुई है और 2013 में मैंने आईआईटी जेईई की एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था और आईआईटी बीएचयू में मैंने सिविल इंजीनियरिंग विषय में एडमिशन लिया था और 2017 में मुझे बीटेक की डिग्री प्राप्त हुई। 2017 के बाद से मैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लगा हुआ था, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन और साथ में यूपीपीएससी एग्ज़ामिनेशन। यूपीपीएससी में मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मैंने 2018 में दिया था जिसमें मेरा प्रीलिम्स में भी नहीं सिलेक्शन हो पाया था और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और इसमें मैंने 9वीं रैंक, जैसा कि मैंने पहले बताया, हासिल की है और मेरा डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊं तो जैसा आप सभी जानते होंगे कि इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स स्टेज में आपके 2 पेपर होते हैं, एक सीसैट का पेपर और एक जनरल स्टडीज़ का पेपर। सीसैट का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है और जनरल स्टडीज़ के पेपर से आपकी कट ऑफ बनती है। मेंस की एग्ज़ाम में आपका एक हिंदी का पेपर होता है, एक एसए का पेपर होता है, 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत साहित्य था और इंटरव्यू आपके 100 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए, प्रीलिम्स स्टेज का, मेंस स्टेज का, और उस सिलेबस से अच्छे से गो थ्रू होइए, सिलेबस को समझिए। साथ में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम की एक्चुअल डिमांड क्या है ये समझ में आ जाए और उसके बाद फिर आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए। अगर हम प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज़ की बात करें तो उसमें जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स, इसके 150 क्वेश्चंस टोटल आते हैं और इसमें जो ज़्यादा वेटेज होता है आजकल करंट अफेयर्स से अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिस्ट्री से भी अराउंड 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो आप करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करें। अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूं तो पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है और नितिन सिंघानिया की आती है आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री की बुक। ये दोनों बुक्स हिस्ट्री के लिए सफिशिएंट होती हैं। इसके साथ में आप घटना चक्र की जो हिस्ट्री की किताब आती है उसको भी पढ़ सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ल्यूसेंट की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक है वो सफिशिएंट है और करंट अफेयर्स के लिए ही घटना चक्र का आपका एनुअल एक कंपाइलेशन आता है एग्ज़ाम्स के पहले, उसको आप देख सकते हैं। और इसके साथ में कोई भी एक यूट्यूब चैनल से आप अपना करंट अफेयर्स को थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर कर सकते हैं, तो इससे आपके 2 जगह से करंट अफेयर्स कवर अप हो जाएंगे। और साथ में प्रीलिम्स की स्टेज के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व करिए ताकि जब आप फाइनल एग्ज़ाम में जाएं तो आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े और आप उस पूरी प्रोसेस से कई बार गो थ्रू हो चुके हों। और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी ज़रूर सॉल्व करिए। तो और एक और बात कि आप अपने रिसोर्सेज मिनिमम रखिए प्रीलिम्स के लिए। कुछ ही बुक्स पढ़िए और उन्हीं बुक्स को बार बार पढ़िए, बार बार उनको रिवाइज़ करिए ताकि चीज़ें आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएँ। और कुछ बच्चों को एक ये भी डर रहता है कि माइनस मार्किंग है तो हम बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, बट अभी कंपटीशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि यूपीपीएससी का जो पूरा ओवरऑल एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है वो यूपीएससी के बेसिस पे कर दिया है, तो वहाँ के बच्चे भी आ रहे हैं और इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो आप माइनस मार्किंग से इतना ज़्यादा घबराइए मत, क्योंकि कट ऑफ जो है हमेशा ही 90+ क्वेश्चंस आपको नेट में सही करके आने पड़ेंगे। तो अगर आप अराउंड 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तभी आप
का निगेटिव मार्किंग कटने पिटने के बाद आप कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। अगर आप बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपका कट ऑफ क्लियर होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, मिनिमम रिसोर्सेज रखिए, उन्हीं रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज करिए। प्रीलिम्स को क्रैक करने की यही स्ट्रैटेजी है। अब अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस में सबसे पहले अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में 4 पेपर्स हैं, जीएस 1, 2, 3 और 4। जीएस 1 में जो है मेन आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। अगर हम इस पूरे पेपर को देखें तो मोर और लेस ये स्टैटिक पोर्शन है, इसमें ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड या ज़्यादा डायनेमिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री की आपने स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक पढ़ रखी है, आर्ट एंड कल्चर के लिए आपने नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ रखी है, ये 2 पोर्शंस आपके वहाँ से कवर अप हो जाएंगे। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो 9 to 12 एनसीईआरटी आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ेंगे और वही रिसोर्स आपका मेंस में भी काम आ जाएगा। सो इंडियन सोसाइटी के जो पोर्शंस हैं, अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, जैसे अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, माइग्रेशन की क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये बहुत ही टू द पॉइंट टॉपिक्स हैं, इनको आप गूगल करिए और इन पे आप 2 से 3 पेजेस की नोट्स बना लीजिए। जैसे है आपका रीजनलिज्म है, कम्युनलिज्म है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इन पे आप 2 3 पेजेस की नोट्स बनाइए और इनसे आपका आप फाइनल एग्जाम में आंसर्स लिख लेंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बट इससे क्वेश्चंस बहुत कम ही आते हैं, 1 या 2। तो आप जो कुछ मेजर इवेंट्स हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री में, जैसे कि वर्ल्ड वॉर हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, नाजिज्म, फासिज्म, कोल्ड वॉर, रेनेसेंस का पीरियड, तो इन मोटे मोटे पोर्शंस को आप कवर कर लीजिए और इन्हीं को बैकग्राउंड बना के अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में वेरिएशन भी आता है तो आप टेल इधर उधर से कहीं जोड़ के आंसर्स लिख सकते हैं। GS2 की अगर हम लोग बात करें तो GS2 में आपके 3 पोर्शंस हैं मोस्टली। एक है पॉलिटी, दूसरा है गवर्नेंस और तीसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पॉलिटी के लिए आपकी M लक्ष्मीकांत की बुक आपने प्रीलिम्स में पढ़ी है, बट जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हो तो आप मोस्टली फैक्ट बेस्ड प्रिपरेशन करते हैं। आपको मेंस में उन्हीं फैक्ट्स को एक आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर्स लिखने हैं। फैक्ट सेम रहेगा बट उसको आपको आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। साथ में आपको जो डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं इनको अपने आंसर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कोट करना होगा। सेकंड ARC के कुछ अगर रिकमेंडेशंस हैं तो उनको आप पॉलिटी के आंसर्स में कोट कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो हम सभी प्रीलिम्स में पढ़ते हैं कि गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, गवर्नर को रिमूव प्रेसिडेंट करता है। मेंस में क्वेश्चन आता है कि आजकल गवर्नर का रोल सेंटर की तरफ काफ़ी ज़्यादा बायस नज़र आ रहा है या गवर्नर को एजेंट ऑफ द सेंटर कहा जाने लगा है। आपको प्रीलिम्स के फैक्ट को ही लिखना है, बट आपको उसको कुछ दूसरी तरीके से प्रेजेंट करके लिखना है कि गवर्नर सेंटर का एजेंट कैसे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट, गवर्नर को रिमूव कर रहा है प्रेसिडेंट। इस वजह से सेंटर का बहुत ज़्यादा रोल आ रहा है गवर्नर की पोजीशन में। तो अगर आप समझ पा रहे होंगे कि फैक्ट वही हैं जो आपने प्रीलिम्स में पढ़े हैं, आपने उसको थोड़ा लॉजिकल और एनालिटिकल वे में अपने मेंस के आंसर में लिख दिया। इसके बाद अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो विजन IAS का एक साल भर का कंपाइलेशन आता है, मेंस 365। आप उसको पढ़ लीजिए, उससे आपका इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही अच्छे से कवर अप हो जाता है। और आपको इंटरनेशनल रिलेशन में मेन थीम्स देखनी है, जैसे इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो आपने इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में अगर आप देखें तो मोर और लेस हर नेबर के साथ हमारी प्रॉब्लम्स सिमिलर सी ही हैं। लगभग सारे नेबर्स के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, लगभग सारे नेबर्स के साथ हमारा भारत जो है उसका थोड़ा बिग ब्रदरली एटीट्यूड आ जाता है। तो ये काफ़ी सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। आपको सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के पोर्शन में कॉमनैलिटीज़ खोजनी पड़ेंगी, थोड़ा कंसेप्चुअल वे में पढ़ेंगे और साथ में सिर्फ एक रिसोर्स रखिए आप, विजन IAS का मेंस 365 आता है, उसको कवर कर लेंगे तो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का पोर्शन हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका GS2 में एक गवर्नेंस का पोर्शन आता है। गवर्नेंस का पोर्शन आपका एथिक्स के पोर्शन से बहुत ही ज़्यादा मैच करेगा। तो जब आप एथिक्स का पोर्शन पढ़ेंगे तो साथ में गवर्नेंस का पोर्शन हो जाएगा। और GS2 में ही एक है स्कीम्स से रिलेटेड, एक है वेलफेयर स्कीम्स, साथ में हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इन चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली थी अपनी, इंडिया एट 75। ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा हैंडी है क्योंकि इसमें एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी सेक्टर्स को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर अप किया गया है। इसमें आपको, अगर आप इस बुक को देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही आपको पूरी नोट्स मिलेंगी। इस इंडिया एट 75 रिपोर्ट जो है नीति आयोग की, इसको आप ज़रूर रेफ़र करिए।
GS3 का जो पोर्शन है ये थोड़ा डायनेमिक सा है। इसमें आपका एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन इकोनॉमी, ये इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो जो एग्रीकल्चर और इंडियन इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर का पोर्शन है, इसके लिए आप दो सोर्सेज को रिफ़र कर सकते हैं। पहला तो जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो इसमें आप यूपी का भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए और जो सेंट्रल लेवल पे इकोनॉमिक सर्वे आता है इसको भी पढ़िए। इनमें ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर अप होते हैं। इन चीज़ों में परेशानियां क्या हैं, फ्यूचर में गवर्नमेंट के प्लान्स क्या हैं, ये चीज़ें कवर रहती हैं इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से। और साथ में अभी जो मैंने बताया था इंडिया एट 75 रिपोर्ट जो है नीति आयोग की, इस रिपोर्ट में भी ये सारे पोर्शंस बहुत ही अच्छे से कवर हैं। रेलवेज़, रोडवेज़, एयरवेज़, वाटरवेज़, साथ में आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन, इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन, ये सारी चीज़ें नीति आयोग की इंडिया एट 75 रिपोर्ट में नोट्स के फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल हैं। इसको ज़रूर आप एक बार रेफ़र करिए और इससे आपका GS3 में जो एग्रीकल्चर और इंडियन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का पोर्शन है बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी जो है ये इसमें भी बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक के फॉर्म में आपके सिलेबस में मेंशन है। जैसे साइबर सिक्योरिटी है, टेररिज्म है, सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, सोशल मीडिया से सिक्योरिटी में कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों को भी आप गूगल करिए। दृष्टि IAS की जो वेबसाइट है इस पे भी बहुत अच्छे से ये चीज़ें कवर है। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन पे आप दो से तीन पेजेस की नोट्स बना लीजिए और उन्हीं को पॉइंटर फॉर्मेट में नोट्स बनाइए और अपने फाइनल आंसर में उनको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अगर आपको कोई बुक की बात करनी है तो एक अशोक सिंह की इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया करके बुक है, जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, आप उनकी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए एक शंकर IAS की बुक आती है, शंकर IAS की बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। और साथ में विज़न IAS का मेंस 365 का भी एक पूरा ईयरली कंपाइलेशन आता है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप मेंस 365 जो विज़न IAS की आती है उसको रेफ़र करिए। उसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, इसरो का स्पेस में क्या योगदान है। इस टाइप के ही कंसेप्ट, इसी टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं जिनको आप मेंस 365 से कवर अप कर सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आप एक एक डिज़ास्टर को पकड़िए और ये देख लीजिए कि इंडिया में ये डिज़ास्टर मेनली किन एरियाज़ में आती हैं और इनके लिए हमें जो आप इसका नोट्स बनाइए उसको इस फॉर्मेट में बनाइए कि आप इसकी मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या ले सकते हैं, जब डिज़ास्टर आ गई तो आप इसके लिए क्या काम करेंगे, रिलीफ मेजर्स क्या लेंगे, और जब डिज़ास्टर चली गई तो आप अपने रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए किस तरीके से क्या स्टेप्स ले सकते हैं। इन 3 सब हेडिंग्स में अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट की नोट्स को आप डिवाइड कर सकते हैं। और लास्टली आपका एथिक्स का पेपर होता है और ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है, 200 मार्क्स का है। इसमें आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एथिक्स। तो एथिक्स के लिए आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, जैसे लेक्सिकॉन की एक बुक आती है या जी सुब्बा राव की एक बुक आती है। इससे आपके बेसिक कंसेप्ट जो हैं ये क्लियर हो जाएंगे, जैसे ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, एथिक्स का मतलब क्या होता है, मोरल्स का मतलब क्या होता है, वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है। और साथ में आप विज़न IAS के वैल्यू एडेड मटेरियल्स भी हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और जो UPSC ने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और साथ में केस स्टडीज़, इनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इनसे आपका एक थोड़ा पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। पिछले सालों में देखा भी गया है कि UPSC ने UPSC से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा के पूछ दिए हैं एथिक्स के पेपर में। तो आप इन 3 चीज़ों को कर सकते हैं। और एथिक्स की भी आप 20 से 30 पेजेस की एक नोट्स बना लीजिए, ताकि उसको आप फाइनल एग्ज़ाम के पहले बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लें। और जो सारे उसमें टर्म्स हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, इन सभी की 2-2, 3-3 लाइन की सिंपल सी एक डेफिनेशन तैयार करिए अपने वर्ड्स में। और आप अपने लाइफ से या रियल लाइफ से कोई भी एक एग्जांपल हर वैल्यू का एक रख लीजिए। जैसे ट्रांसपेरेंसी का कोई एक एग्जांपल रख लीजिए, RTI से रिलेटेड कोई एग्जांपल रख लीजिए। इस तरीके से आप एक एग्जांपल और एक छोटी छोटी डेफिनेशंस तैयार कर लीजिए नोट्स के फॉर्म में। तो ये तो आपके GS के पेपर्स हो गए। एस्से का एक पेपर होता है, तो एस्से में कुछ थीम्स हमेशा ही डिसाइडेड रहती हैं, जैसे कि वुमेन हो गया या हमारा एजुकेशन हो गया
या इंडियन इकॉनमी के कोई एक सेक्टर हो गया, या कोई एक गवर्नमेंट स्कीम जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रही हो यूपी गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके अलावा हमारा इन्वायरमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू हो जाता है। आजकल एग्रीकल्चर बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमेशा ही प्रोबेबल रहते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पे आप अपना जब आप जीएस का पढ़ाई कर रहे होंगे तो साथ में आपका एसए का भी प्रिपरेशन होता रहता है, क्योंकि आपको फॉर्डर पॉइंट्स जीएस की प्रिपरेशन से ही मिलते हैं अपने एसए के लिए। एसए में आपको ध्यान ये रखना है, बस जब भी आप एसए लिखें अपने एसए को मल्टी डायमेंशनल बनाइए, किसी एक ही स्ट्रीम के बारे में मत लिखते रहिए। आप अपने एसे को मल्टी डायमेंशनल कैसे बनाएंगे? आप जब भी अपना एसे लिखने के पहले आप थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि आप अपने एसे में क्या क्या चीज़ें लिखना चाहते हैं, और इनको अच्छे तरीके से सोचने का तरीका ये होता है कि आप अपने एसे को 4-5 डायमेंशन में डिवाइड करिए। जैसे कि जो एसे का टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड कोई हिस्टोरिकल इवेंट है क्या हमारे हिस्ट्री में, उस टॉपिक से का कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम ले सकते हैं, या उसका सोशल एंगल देखिए, उसका पॉलिटिकल एंगल देखिए, उसका इकोनॉमिक एंगल देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ काम चल रहा है या इंडिया ने किसी दूसरी कंट्री के साथ कुछ कोलैबोरेशन किया है क्या उस फील्ड में, या और साथ में उसका एक एथिकल एंगल भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके GS4 में एथिक्स सिलेबस में है, तो उसका एक एथिकल एंगल भी देखिए। इस तरीके से आपका एसे मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। और जब भी आप एसे लिखिए तो एक फ़्लो मेंटेन रखिए अपने एसे में। आपका एसे कहीं भी डिसकनेक्ट सा नहीं होना चाहिए। जैसे आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ते होंगे तो बहुत ही फ़्लो में वो एडिटोरियल लिखा होता है, तो आपका एसे में भी एक अच्छा सा फ़्लो होना चाहिए, और डिफरेंट पैराग्राफ्स के बीच में थोड़े कनेक्टिंग पॉइंट्स होने चाहिए, जिससे आपको लगे कि ये पैराग्राफ नीचे वाले पैराग्राफ से बिल्कुल कनेक्ट है। तो एक अच्छा फ्लो, सिंपल लैंग्वेज आपको लिखनी है, बहुत ही आर्टिफिशियल लैंग्वेज डिमांड नहीं करता है ये एग्ज़ाम। तो ऐसे में सिंपल लैंग्वेज लिखिए, ऐसे को मल्टी डायमेंशनल बनाइए और फ्लो अच्छा रखिए, तो आपके डेफिनेटली ऐसे में अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसे की अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स कोट कर सकते हैं। एक हिंदी का पेपर होता है, तो क्योंकि मेरा संस्कृत ऑप्शनल था तो इस वजह से हिंदी लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, बट कई लोग हैं जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड होता है, तो आप जब हिंदी लिखते हैं तो आपकी मात्रा की गलती हो जाती है। जैसे छोटा ई की जगह आपने बड़ी ई की मात्रा लगा दी, छोटा ओ की जगह बड़ा ओ की मात्रा लगा दी, तो जब आप ये मात्रा वाली मिस्टेक्स करते हैं तो आपके मार्क्स कटते हैं। तो अगर आपसे ये सारी मिस्टेक्स हो रही हैं तो आप दिन में 5-10 मिनट हिंदी लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपकी ये जो वर्तनी है ये शुद्ध हो जाए। और साथ में जो आपके लेटर के फॉर्मेट्स होते हैं, तो आप मार्केट से कोई भी एक पतली सी कोई भी एक बुक खरीदिए जिसमें ये लेटर के सारे फॉर्मेट्स हो। उन सारे फॉर्मेट्स को आप मेमोराइज़ कर लीजिए और जाने के पहले एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और हर टाइप के फॉर्मेट पे 2-3 लाइन की डेफिनेशन तैयार कर लीजिए। जैसे परिपत्र क्या होता है, अधिसूचना क्या होती है, सरकारी पत्र क्या होता है, इन पे 3-4 लाइन की एक डेफिनेशन और इनका फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, और एक एग्ज़ाम्पल टाइप का आप तैयार करिए, ताकि ये आप फाइनल एग्ज़ाम में लिख पाएँ। और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मेट में बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं जिससे आपके फिर मार्क्स कटते हैं। और इसके अलावा इसमें विलोम शब्द आते हैं, मुहावरा आता है, तो आप ग्रामर व्याकरण की कोई भी एक किताब लीजिए और करीब 100-150 मुहावरे और विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, इन चीज़ों को आप एक बार अपने से डेली बस रीडिंग मार लीजिए। रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 8-10 दिन उन्हीं चीज़ों को बार बार देखते रहेंगे तो फाइनल एग्ज़ाम में आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी रहेगी और आप उनके आंसर्स लिख देंगे। तो हिंदी के लिए आप ये करिए, अगर आपका नॉन हिंदी बैकग्राउंड है तो थोड़ी सी लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, ताकि मात्राओं की अशुद्धियाँ आपके आंसर्स में कम से कम हो। इंटरव्यू स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में वो आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं, नॉलेज वो आपकी प्रीलिम्स और मेंस के स्टेज में चेक कर चुके होते हैं। तो अब इंटरव्यू में आप बहुत ज़्यादा अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं मार सकते हैं, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो आपकी जो बचपन से जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है वही इंटरव्यू हॉल में आपकी बाहर निकल के आती है। आप आर्टिफिशियलिटी नहीं कर सकते हैं इंटरव्यू हॉल में, आप फेक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे खुद का, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप ज़रूर पकड़े जाएंगे, क्योंकि जो भी लोग इंटरव्यू लेते हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो आप हमेशा अपने रियल सेल्फ को प्रेजेंट करिए इंटरव्यू में, और आपने जो मेंस के लिए पढ़ा है, आपने जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहती हैं, आपने नॉलेज इनकलकेट कर रखी होती है सफिशिएंट, तो आप उन चीज़ों को इंटरव्यू में बड़े आराम से प्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि फेक बनने की ज़रूरत नहीं है,
बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू हॉल में। आप जैसे नेचुरल सेल्फ हैं वैसा ही प्रेजेंट करिए, आप ज़रूर उनको पसंद आएंगे। बाकी एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ये जो तीनों स्टेज हैं, प्रीलिम्स, इंटरव्यू और मेंस, इन तीनों की अलग से कभी प्रिपरेशन, मतलब बहुत ही आइसोलेटेड वे में प्रिपरेशन नहीं होती है। जो चीज़ें आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वो आपके मेंस में काम आती हैं, जो चीज़ें आप मेंस में पढ़ते हैं वो आपके इंटरव्यू में काम आती हैं। ये तीनों चीज़ें की जो तैयारी होती है वो बहुत ही इंटीग्रेटेड वे में होती है। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो जैसे आप जब प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं तो आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस की पूरी एक लिस्ट याद करके जाते हैं। अब अगर आप सोचिए, आप इन्हीं मिलिट्री एक्सरसाइजेस को इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन में एज एन एग्जांपल डाल सकते हैं कि जैसे इंडिया और यूएसए के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जैसे युद्ध अभ्यास, तो ये इंडिया और यूएस का डिफेंस में कॉपरेशन चल रहा है। इसी तरीके से आप इंडिया और नेपाल के बीच में दिखा सकते हैं कि सूर्य किरण नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा आप प्रीलिम्स में बहुत सारी रिपोर्ट एंड इंडाइसेस याद करके जाते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। इन चीज़ों में आप इंडिया की रैंकिंग भी याद करके जाते हैं। अब अगर आप सोचिए कि हंगर पे आपका कोई क्वेश्चन आता है या चाइल्ड के न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आता है और आपने इंट्रोडक्शन में ये कोट कर दिया कि हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक अभी 102 चल रही है, जो कि काफ़ी पुअर है, तो ये बहुत ही इम्पैक्ट डालता है। तो प्रीलिम्स के ये जो फैक्ट्स हैं इनको आप मेंस में आप डाल सकते हैं और अपने आंसर्स में थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं, दूसरों से हट के आपके आंसर्स बन जाएंगे। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जो जीएस के 4 सब्जेक्ट्स हैं इनको भी आप सिलोज में मत देखिए, इनको भी आप आइसोलेटेड वे में मत देखिए। ये चारों सिलेबस, ये चारों जो पेपर्स हैं इनको आप इंटीग्रेटेड वे में इनको भी देखिए और अपने आंसर्स को, जीएस के आंसर्स को भी मल्टी डायमेंशनल बनाइए। एथिक्स का यूज़ आप पॉलिटी में कर सकते हैं, पॉलिटी का यूज़ आप एथिक्स में कर सकते हैं, इकोनॉमी का यूज़ आप पॉलिटी में कर सकते हैं, हिस्ट्री का यूज़ आप एथिक्स में कर सकते हैं, एथिक्स के एग्जाम्पल लिखने में। अगर इसका भी मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको दे के बताऊँ तो जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी में एंटी डिफेक्शन लॉ पे, तो एंटी डिफेक्शन के नुकसान क्या हैं अगर आपसे ये कोई पूछे तो आप पॉलिटिकल एंगल तो सारे लिख देंगे, आप यहाँ पे एक एथिकल एंगल भी लिख सकते हैं कि जो एंटी डिफेक्शन है ये एक तरीके से पॉलिटिकल करप्शन दिखा रहा है और पॉलिटिकल करप्शन जो है ये नॉन एथिकल चीज़ है। तो आपने यहाँ पे एथिक्स का एक एंगल डाल दिया और यही सेम एग्जांपल आप एथिक्स में भी कोट कर सकते हैं। जब आपसे करप्शन पे कोई क्वेश्चन आता है तो मोस्टली लोग इकोनॉमिक करप्शन और ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन है इसी तक सीमित रहते हैं, पर अगर आप सोचिए कि आपने एंटी डिफेक्शन का एग्जांपल दे दिया तो आप पॉलिटिकल करप्शन की बात कर रहे हैं जो आपके आंसर में एक बिल्कुल ही नया डायमेंशन ला देगा। इसी तरीके से एनपीए का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि बैंक्स में एनपीए बढ़ रहा है, तो एनपीए के हम लोग इकोनॉमिक रीजंस बहुत ज़्यादा बता देते हैं कि प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें टाइम ओवररन हो गया, कॉस्ट ओवररन हो गया, इसकी वजह से एनपीएस बढ़ रहे हैं, स्लो डाउन आ गया इकॉनमी में, इसकी वजह से इंडस्ट्रियल स्लो डाउन आ गया तो एनपीएस बढ़ गए। बट अगर आप देखें तो यहीं पे एक गुड गवर्नेंस का जो पोर्शन है, गवर्नेंस में भी और साथ में एथिक्स में भी, कि जो आपका बैंक्स में जो गवर्नेंस हो रही है वहाँ पे भी कुछ करप्शन हो रहा है या वहाँ पे जो वर्क कल्चर है बैंक का वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं है, प्रॉपरली लोन्स को स्क्रूटनाइज नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपने एक एथिकल एंगल डाल दिया। ज्योग्राफी के आंसर्स लिख रहे हैं तो वहाँ पे इन्वायरमेंट के एंगल डाल सकते हैं, सोसाइटी के आंसर्स लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप एथिक्स के एंगल डाल सकते हैं, इकोनॉमिक एंगल डाल सकते हैं, वुमेन पे कुछ लिख रहे हैं तो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है तो यहाँ पे आपने इससे इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो भी थोड़ी सी कम हो रही है। तो ये मल्टी डायमेंशनल आपके आंसर्स बनेंगे तो आपको हमेशा ही दूसरों से थोड़े हट के आपके आंसर्स बनेंगे और आपको वो वैल्यू एडिशन करेंगे आपके आंसर्स में और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये मोस्टली हमारी प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी है। एक बार मैं फिर से बुक लिस्ट बता देता हूँ आपका। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक, ज्योग्राफी के लिए 9 to 12 एनसीईआरटी, हिस्ट्री पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक, करंट अफेयर्स के लिए आप घटना चक्र का कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए आप विज़न आईएएस की जो मंथली मैगजीन्स आती हैं वो, और मेंस 365 कुछ सब्जेक्ट के लिए जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया और
साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इन सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करिए। आंसर राइटिंग में भी आप, जैसा मैंने बताया, अपने आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल बनाइए, इंटरकनेक्टेडनेस लाइए अपने आंसर्स में ज़्यादा से ज़्यादा। इंट्रोडक्शन, कंक्लूज़न, बॉडी को पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करिए, डायग्राम्स डालिए, फ्लो चार्ट डालिए, उसमें थोड़े बहुत मैप्स बनाइए, और डेली बहुत ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 आंसर्स लिखिए। आंसर लिखेंगे तो आपका ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इंटरकनेक्टेडनेस होनी चाहिए, ये जैसे जैसे आप आंसर्स लिखेंगे तभी ये आएगी। एक दिन में आप फाइनल एग्ज़ाम में जाके ये चीज़ें नहीं लिख पाएंगे। और नोट्स बनाइए अपनी, मेंस के लिए नोट्स बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाती है। प्रीलिम्स के लिए हर सब्जेक्ट में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट मेंस के लिए नोट्स बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाती है, क्योंकि आपको फाइनली रिवाइज़ करना होता है अपना पूरा सिलेबस। हर दिन आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, नेक्स्ट डे आपका फिर से एग्ज़ाम होता है, बीच में जो 5-6 घंटे मिलते हैं उसमें आपको रिवाइज़ करना होता है, तो उसमें नोट्स बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाती है। तो और आगे के एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप असफल भी हो रहे हैं किसी एग्ज़ाम में, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। बस ईमानदारी से लगे रहिए, और मेहनत जो है आपकी ज़रूर किसी ना किसी दिन आपको सफलता दिलाएगी। और बस पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, पूरे परसीवरेंस के साथ लगे रहिए। कभी कभी अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो इतना बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों के साथ कुछ थोड़ा समय बिताइए, परिवार वालों के साथ थोड़ा समय बिताइए, और फिर से री एनर्जाइज़ करिए खुद को, और फिर से लग जाइए तैयारी में। एक मैंने लाइन पढ़ी थी जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, हमारे किसी सर ने बोली थी कि फॉर दिस एग्ज़ाम यू नीड टू बी बेटर दैन द बेस्ट ऑफ द रेस्ट। यानी कि आप जो बेस्ट लोग हैं उनसे भी आपको बेटर होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही टफ कंपटीशन है, और यहाँ पे आपको अपना पूरी डेडिकेशन के साथ लगे रहना पड़ेगा। तो मेरा भी 2018 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ था, यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ था, बट उसके बाद फिर 2018 में बहुत ही बड़ा ट्रैजिक इवेंट भी हो गया था मेरी लाइफ में। मेरे पिताजी का निधन हो गया था, तो फैमिली में भी थोड़ा सा डिस्टेबलाइजेशन सा आ गया था। बट इन चीज़ों को डील करते हुए फिर मैंने भी अपनी प्रिपरेशन जारी रखी, और फाइनली 2019 में मेरी 9th रैंक आई है। तो जो ये दिखा रहा है कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर किसी ना किसी दिन आप सफल होंगे। तो मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट। बस पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। धन्यवाद।